चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ढंग से। Which one of the following is responsible for determining the chemical property of an element? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन, यस। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैसे लगता है हमें पता है? केमिकल प्रॉपर्टी। हाँ, यस। जैसे ये आपका एटम है, इसमें ऑर्बिट है ना। अब ऑर्बिट में आपके जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, वैलेंस जो शेल है, उस हिसाब से प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। क्या होती है ना। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, कैसी वो रिएक्शन देगा, हाउ इट इज रिएक्ट विद अदर्स, है ना। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद विच एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या करते हैं हम, यही चीज मेजर करते हैं ना। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। उसके बाद होल्ड फॉर सेकंड, इसको थोड़ा सा डीप में करवाना पड़ेगा। सो केमिकल प्रॉपर्टी होगी आपकी, जैसे इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विद नेगेटिव चार्ज, वी ऑल नो, है ना, दैट ऑर्बिट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। गेटिंग इट नाउ? Proton and neutron, which reside in the nucleus, determine the identity and mass of an element, but do not directly influence the chemical property. क्या बोला? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या करते हैं? डिटरमाइन द डिटरमाइन द क्या? मास ऑफ द एटम एंड डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डू नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। गेटिंग इट? लगे क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Which one of the following catalytic system is used for the reduction of unsaturated hydrocarbon to saturated hydrocarbons? निकल एंड H2, है ना। अगर हमने जैसे एग्जांपल ले लीजिए, हमने अल्काइन या एल्कीन को क्या करना है, एल्केन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, ऐड निकल एंड H2, है ना। ये क्या करेगा, H और H बॉन्ड को तोड़ देगा एक जगह से और अपने साथ, है ना, अलग से। तो एक H, जैसे अल्काइन है, अल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं ना। ठीक है, अल्काइन में कितने बॉन्ड होते हैं, और अल्कीन में और अल्केन में। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका। चलिए, समझ आ गया क्वेश्चन? गेटिंग इट? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स? वी ऑल नो यार, CO2। ठीक है, CO2। अच्छा, मैं CO2 को, अगर मैं CO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा, है? यस, सोडा। सोडा नहीं बनेगा, ये तो आप पीने वाली वो बात कर रहे हो ना।
कार्बोनिक एसिड। एक मिनट होल्ड फॉर अ सेकंड, होल्ड फॉर अ सेकंड। हम्म। क्या बनेगा? HCO। हाँ, ये सर ने शफल ही कर दिया क्वेश्चन। हम्म। चलिए, आपका बनेगा कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? CO। रुको, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट होल्ड फॉर सेकंड। हाँ, ये होता है यार, H2CO3। ठीक है, H2CO। आ गया समझ? NH3 क्या है मेरा? NH3 क्या है? और PH3। हाँ जी, बताओ। फॉस्फीन। ये मेरा फॉस्फीन, मेरा अमोनिया। अच्छा, और ये मेरा COCl2। फॉस्जीन, फॉस्जीन बोलते हैं इसको, फॉस्जीन। ये तीनों की तीनों टॉक्सिक होती हैं। ये दोनों टॉक्सिक होती हैं, हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, ये वाले ऑप्शंस में NH3, सॉरी, PH3 COCl2, है ना, दोनों की दोनों। और अमोनिया का तो आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्पर्सिंग मीडियम अ लिक्विड? बताओ। मिस्ड होगा, एक बार फिर सोच लो। नहीं, फिर दिमाग लगाओ अपना। नहीं, फॉर्म भी नहीं। यस, शेविंग क्रीम है भाई। है? नहीं 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 नहीं, ये कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा है गुरजोत? कहाँ गया यार ये? होल्ड फॉर अ सेकंड यार। अच्छा, कोलॉइड्स का पता है? कोलॉइड्स का व्हाट इज द कोलॉइड्स? हाँ, जब कोलॉइड्स क्या होता है आपका, जब मैं किसी मीडियम में डालूंगा उसको, तो वो इक्वली क्या होंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इक्वली।
सुनो तो सही, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्या? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्या? कोलॉइड्स। क्या बोलते हैं? कोलॉइड्स। पता लग गया? बातें नहीं, श्योर नहीं। अच्छा, शेविंग क्यों क्रीम क्यों बोल रहा है ये? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड इज डिस्पर्जिंग मीडियम, इज द डिस्पर्जिंग मीडियम अ लिक्विड? अब देखो, अगर मैं, मेरा डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है ना, अगर लिक्विड में, ये मेरा लिक्विड है ना, इसमें मैं गैस ऐड कर दूं, क्या कर दूं? गैस ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? शेविंग क्रीम भी वैसे ही होती है, लिक्विड में गैस होती है वो। गेटिंग इट? समझ आ रहा है ना? सो इसीलिए इसका आंसर ये था, शेविंग क्रीम। अच्छा सुन लो, इन ए colloid dispersing medium is the substance in which colloidal particles are distributed। ठीक है, इन a colloid dispersing medium is the substance in which colloidal particles are distributed। ठीक है, उसके बाद शेविंग क्रीम इज एन एग्जांपल ऑफ colloids where dispersing medium is a liquid and dispersed phase is a gas, है ना? गैस जो है आपका डिस्पर्ज फेज है, फेज, याद रखना, फेज। और ये मेरा लिक्विड क्या है? क्या है लिक्विड? मीडियम। क्या है? मीडियम, है ना? अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ तुम लोग, अगर मैंने जेली का करना हो, जेली का, मान लो जेली का बताना हो, तो इसमें डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है? डिस्पर्जिंग मीडियम इज अ लिक्विड, और फेज, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्ज फेज, सॉरी ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भाई। इसमें सॉलिड जो है वो डिस्पर्जिंग मीडियम है, एंड डिस्पर्ज फेज इज अ लिक्विड, है ना? सॉलिड में थोड़ा सा लिक्विड है तो जेली बन जाती है आपकी, जेली। ठीक है, गेटिंग इट? अच्छा, फॉर्म का बताओ मुझे, फॉर्म का, फॉर्म का क्या होगा? डिस्पर्जिंग मीडियम एंड डिस्पर्ज फेज। colloid where gas is dispersed in a liquid, gas is dispersed in a liquid। या फिर ऐसे हो सकता है, हाँ, फॉर्म, एक तो फॉर्म होगी ना जो आपकी, फॉर्म जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है ना, लिक्विड वाली। एक फॉर्म होती है हार्ड फॉर्म, जो गद्दों में होती है, आपको पता है ना, मैट्रेस वगैरह ये सब, है ना? अगर उस फॉर्म की बात की जाए तो क्या होगा? गैस इन अ सॉलिड लिक्विड, कहाँ पे? हाँ, गैस इन अ सॉलिड, सॉलिड आपका मीडियम होगा, डिस्पर्जिंग, और सॉरी डिस्पर्ज, हाँ डिस्पर्जिंग मीडियम, और ये आपका फेज होगा गैस। गेटिंग इट? लग गया पता? क्लियर है? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल? हाँ, रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल जो है, उसमें किसकी बात नहीं की गई? हम्म, बताओ बताओ जल्दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट एक्सप्लेन बाय रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल? अब बताओ, देखो, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम है, होल्ड पे रखो इसको। प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ एटम, बताया था, बताया था ना? कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, बताया था। इसको भी होल्ड पे रखो, होल्ड ऑन। न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, बताया था, दोनों ठीक है। अच्छा,
इसने क्या किया था, रदरफोर्ड डायरेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स एट शीट ऑफ, है ना, गोल्ड फॉइल, ये सबको पता है ना, ऑब्जर्व देयर स्कैटरिंग, है ना, जब उसने बॉम्बार्डमेंट की हीलियम पार्टिकल से, हीलियम जो चार्ज पार्टिकल थे, है ना, हीलियम गैस थी, उसको आयनाइज किया इसने, है ना, उसके पार्टिकल गोल्ड फॉइल में बॉम्बार्ड किए। अब सुनो, तो उसने देखा कि कुछ पार्टिकल्स आर पार हो जा रहे हैं, कुछ वापिस आ रहे हैं, कुछ 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, है ना, ऐसा था इसका। Most alpha particle passed through, but some were deflected at a large angle, suggesting densely positive charged nucleus, है ना। तो उसने बताया कि न्यूक्लियस जो है चार्ज है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद जे जे थॉमसन का जो पलम पुडिंग मॉडल था वो फेल कर दिया इसने, डिसअप्रूव कर दिया, है ना, ठीक है, इसी की वजह से हुआ था जे जे थॉमसन का मॉडल जो पलम पुडिंग पुडिंग था, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन क्या थी रदरफोर्ड की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द nucleus, stability of the nucleus, न्यूक्लियस इसने नहीं डिफाइन किया, इसकी सिर्फ मतलब सिंगल यही खामी थी इस चीज की। इसने बोला, इसने क्या बोला था कि, क्या था, हम्म, क्या बोला इसने, अच्छा, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द एटम स्टेबिलिटी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ बोर मॉडल व्हिच इंट्रोड्यूस क्वांटाइज्ड ऑर्बिट टू रिजॉल्व दिस इशू। इसने ये बात नहीं बताई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं दिया, उसके बाद आया था बोहर मॉडल, ठीक है, तो सीक्वेंस भी याद रख लेना, रदरफोर्ड के बाद आया था बोर, ठीक है, तो ये चीज थी। अच्छा, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल proposed that atom consists of a dense positively charged particles, है ना, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। इतना दे दिया इसने कि मतलब इतना बता दिया कि बीच में पॉजिटिव चार्ज है और साइड में क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई, है ना, इतना तक तो कर दिया था इसने इतना काम। while it accurately describe the presence of nucleus and its positive charge, it failed to explain why electron continuously accelerating in circular orbit and do not lose energy spiral into the nucleus। इसने ये इससे पूछा गया कि भाई एक्सप्लेन करो कि ठीक है आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, साइड में आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में क्यों नहीं गिर रहे, है ना, ऑर्बिट क्यों कर रहे हैं, तो इससे ये चीज एक्सप्लेन नहीं हुई। तो हाँ, हाँ, तो वो बोर ने करी थी, और यही कारण था कि ये, इसी का कारण है कि एटम की अगर एटम स्टेबल है ना, तो वो क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, गिर जाएंगे बीच में तो तब तो फिर क्या ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ये हो गया आपका रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अच्छा ये क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्पीशीज H2 पॉजिटिव, He, H2, O2 पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली आर, इलेक्ट्रॉन्स बताने मेरे को, H2 पॉजिटिव में कितने हैं, He में कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल में, और O2 पॉजिटिव में, हाँ, ठीक है, डी नहीं आए, डी कैसे आएगा, ये डी बोल रहा है ये, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कितने हैं भाई इनमें, बस सिंपल सी बात है, देखो ना, हाइड्रोजन में कितने, हाइड्रोजन के कितने वो है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, है ना, सिंगल में एक होता है, अब क्या है, दो है, H2 दो मॉलिक्यूल हो गए, बट ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी तो लगा है, मतलब एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है ना, दानिश, ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हीलियम में देख लो, दो है, उसके बाद हाइड्रोजन में के 2 मॉलिक्यूल में अगेन दो, O2 में, हाँ, 16 है, -1 तो 15, 15, इजी था ना क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट स्टोर्ड अंडर ऑयल। अच्छा मुझे ये बताओ, नॉट,
जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, रुबिडियम नहीं, लिथियम। लिथियम नहीं करते स्टोर, कम रिएक्टिव होता है इन तीनों से। लिथियम जो है वो डू नॉट स्टोर इन ऑयल, है ना, कैरोसिन में नहीं डालते। और ये तीनों के तीनों हाँ, जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो तो रिएक्टिविटी बढ़ती है, रिएक्टिविटी, वो तो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, रिएक्टिविटी सीरीज है वो, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। गेट ये देखो ना, रिएक्टिविटी सीरीज क्या बोलती है कि Na कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद हाँ 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 हाँ। अच्छा, वो पूरा का पूरा वो ग्रुप ऐसे ऐसे करके है ना कि यार ठीक है यार, वो एक मिनट मेरे को करना देखना पड़ेगा, एक मिनट। क्या बोल रहे हैं आप, रिएक्टिविटी? दो तो हमें पता है। अच्छा अब रुको, एक मिनट होल्ड होल्ड होल्ड। आपकी जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की ऐसी होती है, ये देखो, ये पीरियोडिक टेबल है आपका, तो इधर से इधर क्या करेगी ये, इंक्रीज रिएक्टिविटी, ठीक है, वो किसकी, मेटल्स की, किसकी, मेटल्स की, है ना। अच्छा, इधर से इधर क्या करेगी, ऊपर से नीचे क्या करेगी, कम होगी ज्यादा, डिक्रीज करेगी, है ना। और यहां से यहां को, ये आपकी इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ क्या चीज, नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स। और यहाँ यहां से यहां ऊपर को इंक्रीज करेगी किसकी, नॉन मेटल की, गेटिंग इट, ठीक है। तो ये याद रख लेना। अच्छा, रबिडियम जो है, रबिडियम जो है वो आपका क्या है, उसको स्टोर करना पड़ता है किसमें, हाँ, alkali metals such as sodium, rubidium and potassium are highly reactive and can vigorously react with the water and oxygen के साथ रिएक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद टू प्रिवेंट दिस हम ऑयल के अंदर स्टोर कर देते हैं इनको। अच्छा, जब सोडियम अच्छा वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या कौन सी गैस निकलती है, और बाकी पोटेशियम की सेम, और रबिडियम की, ठीक है। अच्छा, रबिडियम जो है इज मोर, मोर क्या, रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम, मोर रिएक्टिव देन सोडियम एंड, हाँ हाँ, ठीक है। तो वो चीज है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सॉरी रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है रबिडियम की, है ना, सोडियम से भी, गेटिंग इट। और ये स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम से इतना टाइम, जितना टाइम सोडियम लगाता है उससे कहीं कम टाइम ये लगाता है रबिडियम, ठीक है।
सो ये था। अच्छा लिथियम क्या है, इसका लीस्ट रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, देता नहीं है रिएक्शन वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, तो बाहर भी ठीक है, ये घूमता रहे, हमें क्या। उसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लेन इन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है इसका आंसर, एनीवन, नहीं पता। प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल इन एन एटम। डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन भैया ने बोला कि भाई जो सबसे मैटर की सबसे यूनिट है जो, हाँ, तो वो है आपकी एटम। और एटम जो है वो इनडिविजिबल या इंडिस्ट्रक्टिबल है, इनडिविजिबल या फिर इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर बाद में और भी आए, उन्होंने फिर दिया क्या, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, की भैया ये भी तो है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस, ये सब तो भी तो है ना। आप बोल रहे हो कि एक ही एटम है उसको तो डिवाइड ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज थी, ये डाल्टन भाई से एक्सप्लेन नहीं हुई थी। बाकी इसने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स है तो जितना जो जो एलिमेंट्स जो है वो रिएक्शन के होंगे वही आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलेंगे, और ऐड थोड़ा ना कर दूंगा मैं, ठीक है। इस नहीं, कम नहीं हो सकते ना, ज्यादा हो सकते हैं, क्या कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है फिर नहीं, हम्म, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने क्या किया, सोडियम को वाटर के साथ मिला दिया, तो क्या होगा, आप ये बोल रहे हो ना कि हाइड्रोजन गैस जो है वो बनेगी और रिलीज होगी, है ना, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि मास कम हो जाएगा, तो कम यहाँ धरती पे हुआ, उड़ तो गई ना हाइड्रोजन गैस, रहा तो हाइड्रोजन ही ना, ठीक है, गेटिंग इट। इस दुनिया से हाइड्रोजन खत्म, वो एच मॉलिक्यूल कम थोड़ा ना हुआ, बेशक उसका फेज चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, चाहे हवा में जाए तो, ठीक है। तो एच टू गैस तो रही तो वैसे ही ना, गेटिंग इट, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो आप, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये क्या चीज है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, तो जो भी कंपाउंड होते हैं उसमें फिक्स्ड रेशो में होते हैं, वो क्या होते हैं, फिक्स्ड रेशो में, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल के दो एच और एक सिंगल ओ, है ना, और ऑक्सीजन का O2, ठीक है। अच्छा ओजोन का फॉर्मूला बताओ मेरे को, ओजोन का O3, ठीक है। ओजोन कौन सी दो लेयर्स में पाई जाती है, दो लेयर्स के बीच में, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपो के बीच में, पक्का नहीं, ट्रोपो में नहीं होती वो, मीजो और स्ट्रेटो में होती है भाई, मैं दो लेयर के बीच की बात कर रहा हूँ ना, स्ट्रेटो और मीजो, और ये आपकी हो गई ओजोन O3, ठीक है। ओजोन किससे प्रोटेक्ट करती है हमें, यूवी से, UVA, UVB, UVC, खतरनाक कौन सी होती है इनमें से, UVC इज द मोस्ट डेंजरस, ठीक है, गेटिंग इट, ये हो गया आपका। अच्छा, अच्छा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये क्या चीज है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस लॉ फॉर्मुलेटेड बाय डाल्टन, है ना। डाल्टन ने बोला
कि when two elements combine to form multiple compounds, the mass ratio of second element to a fixed mass of first element are in simple whole numbers. Are in simple whole numbers. ठीक है, whole numbers में होगा, एक का अगर फिक्स मास है और दूसरे का लूँ तो वो सिंपल होल नंबर्स में आएगा वो उसका मास. गेटिंग इट? तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो, द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन आर, है क्या बोल रहे? अच्छा डेल्टा, ये है ना 35 या 17, और क्या होता है? अच्छा आइसोटोप. ठीक है, क्लियर है, ओके. नेक्स्ट चलिए. इफ atomic mass of an element is 11, the correct name symbol valency are. सोडियम. ठीक है, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर. ठीक है, अच्छा सोडियम पर चार्ज कितना होता है? +1. ठीक है, तो ये हो गया. उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जर्मेनियम. जर्मेनियम जी, जर्मेनियम. जर्मेनियम क्या है, क्या चीज है भाई ये? मेटलॉइड होते क्या है? हाँ, यस, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट इन मिडल, है ना. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की तरह शो करते हैं, कुछ नॉन मेटल की तरह. अच्छा, एक और चीज याद रखना. अच्छा, सिलिकॉन क्या है आपका? सिलिकॉन मेटल है, नॉन मेटल? ठीक है. मेटलॉइड है. अच्छा, एक मिनट, एक और. अच्छा, आर्सेनिक श्योर है? एंटीमनी? और क्या, कौन कौन है? टेलुरियम बोलूं? टेलुरियम है. और बोरोन? बोरोन है. अच्छा, ये भी है. सिलिकॉन और जर्मेनियम तो हमने देख ही लिया. ठीक है, तो कर होता एक्चुअली में इसका यूज क्या है मेटलॉइड का? व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द यूज ऑफ मेटलॉइड? वो तो है. अभी मेरे को वैसे बताओ ना, मतलब चलो मैं बताता हूँ. सेमीकंडक्टर पता है? सेमीकंडक्टर में ये मेटलॉइड यूज होते हैं, दिस वन. ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, मोस्टली जर्मेनियम और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये देखो, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं किसके बीच में? जितनी कंडक्टिविटी मेटल देता है ना, उससे कम. और जितनी इंसुलेशन आपका नॉन मेटल देता है ना, उससे ज्यादा. वो भी कंडक्टिविटी भी दोनों के बीच में होती है इसकी. क्या होती है? दोनों के बीच में, है ना, सेमीकंडक्टर्स में. गेटिंग इट? एक दो ही इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करने होते हैं. सो बहुत कम कंडक्टिविटी देता है मेटल एज कम्पेयर टू मेटल, बट नॉन मेटल से ज्यादा देता है ये कंडक्टिविटी. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको किस में यूज करते हैं? सेमीकंडक्टर्स में, है ना. सो वो चीज है आपकी. अच्छा, सेमीकंडक्टर्स आर मटेरियल्स that have electrical conductivity between conductors like matter and insulator like ceramics. अच्छा, germanium and silicon are commonly used as a semiconductor in electronic devices. ये भी हो गया. अच्छा, नेक्स्ट देखो, दे आर टिपिकली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन. ये भी कर लिया हमने. ठीक है. अच्छा, होता कैसे जर्मेनियम देखने में? टेक्सचर कैसा है इसका? ग्रेइश और ब्रिटल. कैसे? ग्रेइश और ब्रिटल, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो हमें करना ये जरूरी है. ठीक है,
इसके सारा वो कुंडली निकालना। अच्छा, जर्मेनियम मिलता कहाँ पे है हमें, किसके ओर्स में मिलता है जर्मेनियम आपका? हाँ, जैसे मैंने जिंक के और निकालू ना, जिंक के, तो उसमें मिलेगा, या फिर मुझे आपका इसमें मिलेगा, हाँ कॉपर में, कॉपर के और में, या फिर जिंक के साथ लगा होगा ये। गेटिंग इट? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सीटेन? हेक्सा डेकेन है ना, C16H34 समथिंग इतना ये फॉर्मूला होता है इसका सीटेन का। अच्छा, काम क्या करता है ये सीटेन? हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप। ये बताता है आपका इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल, ठीक है। गेटिंग इट? कि जैसे ना क्या होता है, जैसे कुछ आपका सीटेन नंबर क्या क्या शो करता है, जैसे जिसका हाई सीटेन है वो ऐसे होता है कि वो ना जलने में बहुत कम टाइम लगाता है, ठीक है। उसका जो लैग होता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने आग लगाई तो उसकी आग लगाने के कितने सेकंड बाद वो इग्नाइट करेगा, ठीक है, आफ्टर सम टाइम करता है ना कि फ्यूल्स। तो इसीलिए हमें इससे मेजर करते हैं सीटेन नंबर से, ठीक है। ये एक रेफरेंस है हमारे लिए। जैसे cetane refers to a hexadecane, a hydrocarbon used as a reference standard for cetane numbers which measure the diesel fuel's ignition quality। क्वालिटी कैसी है डीजल फ्यूल की, है ना। जैसे आपका मैंने बताना हो, the cetane number is the most widely accepted measure of how easily diesel fuel will ignite when compressed in an engine, ठीक है। then it quantifies the time lag between moment fuel is injected and when combustion start, ठीक है। जैसे ये आपका इंजन है, यहां से क्या करूंगा मैं, फ्यूल डालूंगा डीजल, यहां से मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ से क्या आता है, अच्छा कोई महापुरुष बताए मेरे को, अगर मेरे को फ्यूल जलाना है इंजन में, यस, फ्यूल में क्या आएगा नेक्स्ट मेरा, ऑक्सीजन, क्या आएगा, है ना। ये दोनों मिलके और बीच में एक इग्नाइटर होगा, वो इग्नाइट करेगा और धमाका होगा ना। ऐसे इंजन वर्क करता है, ऐसे 1 मिनट में पता नहीं कितने धमाके हो जाते हैं आपके, उसकी वजह से आपका पिस्टन मूव करता है और हाँ गाड़ी चलती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो वो चीज है। तो जैसे ही मैंने इंजेक्ट किया फ्यूल, मिक्स हुआ, तो उसके आफ्टर सम टाइम कितना आना, तो वो चीज थी आपकी सीटेन नंबर। अच्छा, नेक्स्ट बोलो मेरे को, बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ MgAl Zn Fe? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe विद HCl। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन देगा, बताओ ऑर्डर, आपको तो पता है ना। यस, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन श्योर, एक बार लिख दूं मैं रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए पहले पोटेशियम, पोटेशियम उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, लेड, उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आता है कॉपर, उसके बाद मरकरी, गोल्ड और सॉरी सिल्वर और गोल्ड, है ना। उसके बाद टाइटेनियम, प्लेटिनम सॉरी, प्लेटिनम, ठीक है। सो ये डाउन द टेबल क्या इंक्रीज होती है, डिक्रीज, डिक्रीज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया क्वेश्चन, कितना था, अच्छा इतना था ना, देखो सीधा ही यहाँ दे दिया, देख रहे हो, देख रहे हो मनोज, है ना। तो अब ये क्या कर सकता है, यहाँ से एक आधा उठा के यहाँ से उठा लिया, एक यहाँ से उठा लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसे कर सकता है ये, तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक फैक्ट था
cesium is the most reactive. Cesium is most reactive metal in periodic table. periodic टेबल में मतलब इससे भी ज्यादा, सोडियम और पोटेशियम से भी ज्यादा, ठीक है। और इट इज सिल्वरी गोल्ड, थोड़ा सा सिल्वरी होता है ये, टेक्सचर बता रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, सॉफ्ट होता है ये और डक्टाइल होता है ये। सीजियम याद रखना है ना। अच्छा, मेरे को एक क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा, ऐसी तीन मेटल बताओ मेरे को, थोड़ा सा टेम्परेचर दो तो वो पिघल जाती हैं। सीलियम होगी और वेनेडियम भी, गैलियम है ना, गैलियम और मरकरी। हाँ, उससे कम करूँ तो थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर तक ले आओ उसको तो वो पिघल जाएगा, वो ऐसा है, ठीक है। तो वो ये हो गया। अच्छा, ब्रोमीन पिघला ही होता है। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये तीनों ही लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। कितना होता है रूम टेम्परेचर? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? और कैल्विन, कैल्विन में बताना हो तो 273 प्लस, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ ग्लास? ग्लास के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? कौन सी? आर यू श्योर? देखो, सोडियम सिलिकेट इज नोन एज ए वाटर ग्लास, सही है ये। ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। क्रिस्टलिनिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग ऑफ मोल्टन मास ऑफ ग्लास। बोल रहा है यहाँ पे, अगर पिघला हुआ ग्लास है, हाँ अब तो लग ही जाएगा, बता। अगर पिघला हुआ ग्लास है और बाहर से मैं इसको कूलिंग दूं, तो क्या आपने कभी देखा है यहाँ पे क्रिस्टल बनते हैं, या आप क्लैरिटी आपको वो बिल्कुल ही वो ऐसे लगता है कि ये पानी है जम गया है बस, ऐसे देखने को मिलता है? मुझे बताओ, कभी पिघला हुआ ग्लास, उसके ऊपर मैं उसको ठंडा कर दूं बाहर से, तो क्या क्रिस्टल बनते हैं वहां उसमें, कि आपका वो बनता है, क्लियर बनता है? वो क्लियर बनता है ना, गेटिंग इट, ठीक है। ये याद रखना, ग्लास में कभी क्रिस्टल नहीं बनेंगे, ये तो देख के पता लग जाना चाहिए आपको, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये गलत है, क्योंकि अगर ग्लास में क्रिस्टल बनने लगे तो उसका फिर ओपेकनेस, वो तो फिर ग्लास ही नहीं रहा, है ना, वो तो ओपेक हो गया, गेटिंग इट। और वो टूट भी सकता है फिर वो वैसे ही, ठीक है। देन आपका देखो, कलर्ड ग्लासेस कैन बी मेड बाय एडिंग कलर मटेरियल्स। सही बात है ये। अगर मैं मेटालिक ऑक्साइड डालू ना इसमें, तो ये कलर देगा। जैसे मान लो मेरे को ग्लास का ग्रीन कलर करना हो ना, तो क्रोमियम ऑक्साइड डाल दूंगा मैं, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर मेरे को ब्लू कलर करना होगा तो जो ब्लू कलर देता है ऑक्साइड, ऐसे कौन देता है ब्लू कलर? कॉपर, जिंक, जिंक ऑक्साइड देता है? कौन देता है? हम्म, महक जी। अच्छा, एक और चीज, सोडियम सिलिकेट इज नोन एज वाटर ग्लास। हाँ, अगर मैं सोडियम सिलिकेट इज कॉल्ड वाटर ग्लास और अ लिक्विड ग्लास इज कंपाउंड कंटेनिंग सोडियम ऑक्साइड Na2 और Si2, सॉरी SiO2, ये दोनों के दोनों किसके हैं? इनसे ग्लास बनता है। क्या बनता है? जो आप लैब में काम करते हो ना जिससे, है ना, वो ग्लास है जो हम सोडियम सिलिकेट से बनते हैं, या फिर हाँ, सोडियम सिलिकेट से।
ठीक है, इसीलिए वो काफी मतलब होते हैं, एडहेसिव होते हैं, फायर रेजिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं ये ग्लास? एडहेसिव, फायर रेजिस्टेंस। आप उन व्हीकल्स में कितना है ना, कितना ही गर्म कर लेते हो उनको, फिर भी नहीं वो चिड़कती है ना, रेजिस्टेंस, ब्रेक नहीं होती वो, ठीक है, पिघलती नहीं है। और एंटीसेप्टिक, सोडियम सिलिकेट जो है एंटीसेप्टिक भी होता है आपका। नेक्स्ट देखो, ग्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। सही बात है भाई, सुपर कूल्ड क्यों? क्यों है सुपर कूल्ड? बिकॉज इट डज नॉट क्रिस्टलाइज अपॉन कूलिंग बट रिटेन्स डिसऑर्डर स्ट्रक्चर सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड। क्रिस्टल में थोड़ा सा ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, गेटिंग इट? क्रिस्टल में थोड़ा सा ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, बट आपका जो आपका लिक्विड होता है ना, वो डिसऑर्डर्ड होता है। क्या होता है उसका? डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर। लिक्विड पता है ना, पानी, ठीक है, वो पानी आपस में मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मतलब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है उसमें, ठीक है, तो इसीलिए पानी हमें क्लैरिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी देता है, गेटिंग इट? सो वो चीज है। तो आपका सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होता है आपका? किसको बोलते हैं? ग्लास को। किसको बोलते हैं? ग्लास को, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट देखो, अच्छा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन इज? यस, एटॉमिक रेडियस किसका होता है सबसे बड़ा? हम्म, क्या ऑप्शन है इसका? क्या ऑप्शन आएगा इसका? देखो ना, ऐसे में पीरियोडिक टेबल बनाऊं तो मेरे इस साइड को, हाँ, इस साइड को क्या करेंगे? एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा, डाउन द पीरियोडिक टेबल बढ़ेगा कम होगा? इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे होता है, जैसे ये सबसे छोटा, तो ये थोड़ा सा मीडियम, तो इस यहाँ पे सबसे बड़ा होगा, गेटिंग इट? ऐसे मतलब इस तरफ को इंक्रीज करता है ना। अब देखो थर्ड पीरियड में आपका क्या, सोडियम, उसके बाद क्या आता है? लिथियम, उसके बाद एच, है ना। तो ये देखो, लिथियम और सोडियम जो है वो काफी बड़े हैं दोनों से ही। तो यहाँ पे देखो कोई ऑप्शन इकट्ठे, ये दिख रहा है ना। बाकी बेरिलियम और ऑक्सीजन तो रह गए पीछे, ये हमारा ऑप्शन है सही, ठीक है, समझ आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे प्रोडक्ट टेबल एज्यूम कर लो, एटॉमिक रेडियस कहाँ से आपका, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज होता है। हाँ, और ऊपर से नीचे को भी इंक्रीज होता है, ठीक है। ठीक है जी, महक जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते क्या हैं? यस, विच गिव्स रिएक्शन विद मेटल, क्या बोल रही है? एसिड और बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे के जो गिव सॉल्ट, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, है ना। दो दोनों बिहेवियर शो करते हैं, गेटिंग इट? समझ आ गया? कोई क्लैरिटी, कोई डाउट? अच्छा, एमजीओ क्या है आपका? ये बेसिक है या क्या है ये? बेसिक ऑक्साइड है। अच्छा, P4O10 क्या है ये? एसिडिक, यस। अच्छा, Na2O, ये क्या है? बेसिक एसिडिक, ठीक है, डन हो गया। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन।
फोस्फोरस आपका मेटल है? नहीं नहीं, फोस्फोरस हाँ यार, नॉन मेटल के होते हैं एसिडिक, और मेटल के होते हैं बेसिक। गुरजोत, क्या है फोस्फोरस, मेटल या नॉन मेटल? एक मिनट यार, आपका जो फोस्फोरस है नॉन मेटल है? नॉन मेटल है, ठीक है। नॉन मेटल क्या देते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या देते हैं आपका? एसिडिक, है ना? एसिडिक बिहेवियर होता है नॉन मेटल ऑक्साइड्स का और मेटल ऑक्साइड का। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, कॉपर ऑक्साइड एसिडिक है या बेसिक? क्या है? बेसिक। अच्छा, Fe2O3 बेसिक है कि एसिडिक? ठीक है, समझ आ गया बात? चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो, इसको बताओ मेरे को, मनराज लोकेंद्र जी, कमॉन कमॉन जल्दी करो। ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, सोडियम, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चारों के चारों सही ऑप्शंस हैं। वॉशिंग सोडा क्या होता है, उसमें 10H2O होता है, क्या होता है? 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना वॉशिंग सोडा में। अच्छा, अच्छा मेरे को बताओ, क्विक लाइम, CaO इज अ क्विक लाइम, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ आप, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम बताओ, CaOH होल ट्वाइस। अच्छा, नेक्स्ट बताओ मेरे को, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट वॉश? CaCO3 इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाइट वॉश, या फिर हम इसको, ये मार्बल का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। लाइमस्टोन का भी यही होता है ना? नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर? हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर, कौन कौन जल्दी बताओ। आयनिक कैरेक्टर, हाँ, BeF3, SiO2 सिलिकेट्स, है ना, NCl3, कौन सा होगा? हाईएस्ट आयनिक है आपका दिस वन, देखो क्या चीज है। देखो, बोलने का मतलब ये है, हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर का मतलब पता क्या चीज है? सुनो, इधर इधर सुन लो, आपका जो, देखो, पोटेशियम और सल्फाइड में क्या चीज है, इन दोनों में ना आयंस का ना डिफरेंस है बहुत ज्यादा। क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो इसीलिए ये आयनिक कैरेक्टर शो कर रहे हैं ज्यादा। क्या कर रहे हैं? हाँ, इन दोनों के बीच में, जैसे K2 मतलब पोटेशियम और सल्फाइड, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। सो वो चीज है, लाइक मैं बताता हूँ इसको, K2S contains metal potassium and non-metal sulfur which have significant difference in electronegativity, leading to the highest ionic character compared to compound like BeF3, SiO2 या NCl3, involving bonding between non-metal and metal with non-metals.
तो इनमें इतना ज्यादा, इन तीनों में इतना ज्यादा गैप नहीं है, कम है गैप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एज कम्पेयर टू दिस वन। तो इसीलिए ये आयनिक कैरेक्टर ज्यादा शो कर दूंगा, करेगा। जैसे मान लो इसके साथ K2S के साथ मैं कुछ कुछ और रिएक्ट करवाऊं, है ना, कुछ और ऐड कर दूं इसमें समथिंग जो आपका पोलर है या हाई है, उसका भी आयनिक कैरेक्टर ठीक ठाक है, तो जल्दी रिएक्शन देगा ये, है ना, बहुत फास्ट और विगरस रिएक्शन होगी। तो इसलिए मेरा मतलब ये था, जैसे K2 इसके साथ एकदम से लग जाएगा, सल्फर को छोड़ देगा, सल्फर कहीं और लग जाएगा, गेटिंग इट। तो वो चीज थी। उसके बाद नेक्स्ट चलो, क्वेश्चन नंबर 19, which one among the following statement for glass sorry gases is not correct? Hydrogen has 3 isotope, is that correct? कौन कौन से आइसोटोप होते हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, है ना। अच्छा, 1H1 प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का फॉर्मूला, सॉरी इसका 1H, अच्छा उसका ड्यूटेरियम का 1H। अच्छा, जो आपका प्रोटियम है उसमें कितने न्यूट्रॉन्स है? 0 न्यूट्रॉन्स, है ना। प्रोटॉन 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। अच्छा, इसमें 1H2 में 1 न्यूट्रॉन और इसमें 2 न्यूट्रॉन। अच्छा, आपका जो ड्यूटेरियम है वो पता कहाँ यूज होता है? जो आपका आपने वो देखे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर, पहले ये सुन लो, न्यूक्लियर रिएक्टर देखे हैं, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है मुझे पहले ये बताओ। हाँ, वो तो ठीक है। हम जैसे यूरेनियम के जो 238 है यूरेनियम है, उसको उसके बीच में इलेक्ट्रॉन फेंक के मारते हैं, बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो चेन चेन रिएक्शन देता है, जैसे ई एक के साथ लगेगा, फिर उसके बाद है ना ऐसे ऐसे कम कम होता जाएगा। तो वैसे चीज है। बट अच्छा, ये हो गया आपका चेन रिएक्शन होगी। बट न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कैसे करता है, मुझे मुझे ये बताओ बस। हम करते क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर से? बम बनाते हैं, और बम तो बनाते हैं। हाँ? अरे भाई, न्यूक्लियर रिएक्टर से आपकी एनर्जी बनती है, एनर्जी मींस बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, बम एकदम से बोल दिया, बम तो तब बनाया था जाके, मतलब तब फोड़ा था हिरोशिमा नागासाकी में, है ना। ठीक है। आपका जो मेनली इस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या हो रहा है, इधर ध्यान देंगे सभी, मनराज मुकेंद्र। अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स का किसमें, एनर्जी बनाने में। जैसे आपने देखोगा ना ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना। वो भी कौन सी रिएक्शन, फ्यूजन या फ्यूजन? फ्यूजन, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। फ्यूजन क्या होता है आपका, जब मतलब दो को एक में कन्वर्ट करते हैं, फ्यूज करते हैं हम, है ना। ठीक है। और फ्यूजन को टूटना, ठीक है। तो फ्यूजन फ्यूजन में क्या दिक्कत है यार, फ्यूजन में ना आपका जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अभी अभी हम हमारे पास यही टेक्नोलॉजी है, अभी पूरी दुनिया में फ्यूजन टेक्नोलॉजी ही यूज की जा रही है न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है। मतलब हम यूरेनियम रखते हैं तो यूरेनियम टूटता है, स्प्लिट करता है, ना कि यूरेनियम के एटम जो है वो आपस में फ्यूज करते हैं, है ना, टूटते हैं वो। तो इसलिए हमें रेडियो एक्टिव आपका वेस्ट देखने को ज्यादा मिलता है। ठीक है। और एनर्जी एफिशिएंसी इतनी कम है, गेटिंग इट। तो इसलिए हम फ्यूजन पे कम कर रहे हैं, ये थोड़ा डीप, मतलब आपके लिए इतना वो नहीं है। ठीक है। तो वो चीज है। बट मेरे बोलने का मतलब है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी जैसे बनाते हैं हम ना, तो आपका न्यूक्लियर फ्यूल जलता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट जो है वो हीट जो है वो उस हीट से क्या करते हैं, वो वाटर का स्टीम बनाते हैं। उस स्टीम से टरबाइन घूमती है आपकी, समझ आ गई बात। जैसे हम
जैसे आपका टरबाइन यहाँ काम करती है ना, आपके जो डैम्स होते हैं, है ना, ग्रेविटी डैम, ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियर में हीट करेंगे हम वाटर को और उससे स्टीम बनेगी और उससे टरबाइन रोटेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। गेटिंग इट? तो मेरे बोलने का मतलब था आपका ड्यूटेरियम जो है वो आपका कूलेंट, एज ए कूलेंट यूज होता है। जैसे आपका न्यूक्लियर अंदर एक तरह से बॉम्ब भी फट रहा है ना, वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक तरह का बॉम्ब का रिएक्शन है वो। गेटिंग इट? अब इतनी ज्यादा हीट को हम कैसे संभालें गुरजोत? इतनी ज्यादा हीट को हम संभालें कैसे भाई, है ना, वो सब कुछ पिघला देगा साइड साइड का। जहाँ पे आपका रिएक्शन होता है ना न्यूक्लियर, वहां बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर होता है, मतलब अनइमेजिनेबल, है ना। तो वो टेम्परेचर बाहर को भी, मतलब बाहर की चीजें पिघला सकता है, तो इसलिए हम कूलेंट यूज करते हैं। वो कूलेंट, हाँ, तो वो कूलेंट होता है आपका ड्यूटेरियम। इसको बोलते हैं हैवी वाटर, इसको बोलते हैं हैवी वाटर या D2O। D2O क्या होता है? ड्यूटेरियम, ठीक है। और ये कूलेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। अच्छा, ट्रीटियम, ट्रीटियम कहाँ यूज होता है? या रेडियो एक्टिव होता है ये, है ना, रेडियो एक्टिविटी में यूज होता है। गेटिंग इट? अच्छा, हम देख क्या रहे थे? विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द गैसेस इज नॉट करेक्ट? अच्छा, ये तो सही हो गया। हीलियम इज कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हीलियम होती है नियोन, हाँ, कौन सी? या तो आर्गन होती है, या तो बल्ब में कौन सी गैस होती है? या तो आर्गन होती है या फिर नियोन, है ना, इनर्ट गैसेस हैं ये, ठीक है। गेटिंग इट? और ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, जैसे टंगस्टन है ना आपका, टंगस्टन आपका फिलामेंट है ना, ठीक है, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देती, उसको कवर अप कर देती है ना। तो ये गैस भरते हैं हम, ये वाली नियोन या फिर आर्गन, बल्ब में। और हीलियम कहाँ होती है? बैलून्स में, है ना। अच्छा, ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फ्यूल इन रॉकेट इंजन। क्या सही है? यस, सही है। अच्छा, मुझे ये बताओ, अच्छा, नाइट्रोजन कैन बी यूज फॉर पैकेजिंग, ये भी सही है। मुझे ये बताओ, अच्छा बताओ कि यार, फैक्ट बताना था मैंने आपको। देखो ना, जो हम रॉकेट्स यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, ठीक है, जो हम रॉकेट्स यहाँ से छोड़ते हैं, ठीक है, वो क्या, ऊपर जाते हैं। ऊपर क्या है आपकी? ऑक्सीजन है ही नहीं, ऊपर तो वैक्यूम है, स्पेस में, ठीक है। अब स्पेस में वैक्यूम है, बट हमारे पास फ्यूल है, हमें जलाना है ना वो, ठीक है। फ्यूल के लिए क्या, फ्यूल को जलाने के लिए क्या चाहिए होता है आपका? O2 चाहिए होता है, तभी जलता है वो। ऊपर तो स्पेस में है ही नहीं, तो इसलिए हम साथ में यहाँ पे लिक्विड ऑक्सीजन डाल देते हैं यहाँ पे। लिक्विड ऑक्सीजन साथ में एक, मतलब सेपरेट एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं रॉकेट में, साथ में लगा होता है वो, आपने देखा होगा ना। जैसे रॉकेट है ना, यहाँ पे आपको सिलेंडर देखने को मिलेंगे, यहाँ बीच में फ्यूल होता है, ये पूरा का पूरा आपका फ्यूल होता है। रॉकेट में मोस्टली जो है वो फ्यूल वाला पोर्शन होता है। ऊपर में जो कैप्सूल होता है ना, वो बहुत कम होता है उसका साइज, मतलब एज कम्पेयर टू बाकी का हिस्सा। पहले जैसे 3 स्टेजेस होती है ना, पहले फर्स्ट स्टेज जलेगी जिसमें ब्लास्ट होगा बहुत बड़ा, गेटिंग इट, तो वो क्विक होता है, मतलब उस रिएक्शन, उस चीज को, ये थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट है, वैसे सुन लो आप, है ना। 3 स्टेजेस में जलता है आपका। फर्स्ट स्टेज जब ऐसे जैसे बॉम्ब का होता है ना धमाका, कुछ कुछ वैसा होता है वो, गेटिंग इट। और वो अनकंट्रोलेबल होता है वो वाला फ्यूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड, ये दोनों अलग होगी, देखा होगा ना आपने, केवल उसमें दोनों की साइड में डंडी होती है लगी, एक बीच में, हाँ, वो अलग हो जाती है, क्योंकि वो खत्म हो गया फ्यूल, तो इतना भार क्यों लेके जाना हमने ऊपर, तो वो डाउन, वो ओशियन में गिर जाती है। उसके बाद सेकंड स्टेज एक्टिवेट होती है, जो आपका रॉकेट का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, जैसे ये वाला है ना, ये रॉकेट आपका तो निचला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आपका क्रायोजेनिक या फिर आपका वो होता है, हाँ, थर्ड स्टेज में आपका जब बिल्कुल ही, मतलब आप एंड पे हो, तब जाके थर्ड स्टेज यूज होता है आपका। उसके बाद यहाँ जो ये वाला जो कैप्सूल है, ये जाके स्पेस में घूमता है, बाकी सारा खत्म, ठीक है। गेटिंग इट? तो वो चीज है। तो 3 स्टेजेस में होता है आपका ये चीज, फ्यूल। हाँ, उसके लिए हमें ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है खुद अलग से, है ना, बाहर कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो हम कहाँ से लेंगे ऑक्सीजन? यहाँ पे तो हम
मतलब फ्यूल चल रहा है, बाइक चल रही है, मान लो यही बाइक मैंने स्पेस में चलानी है तो चलेंगी? नहीं चलेंगी भाई। ठीक है, उसके लिए मेरे को बाइक में अलग से एक तरफ पेट्रोल भरना पड़ेगा, एक तरफ ऑक्सीजन का टैंक लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको रिएक्शन होगी, है ना, तब जाके इग्निशन होगा। गेटिंग इट? उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग ऑफ पेपर? अगर मेरे को पेपर को ब्लीच करना है, पता है ना ब्लीचिंग ऑफ पेपर, मैंने समझाया था ना आपको, क्लोराइड, क्लोराइड है ना, या CaO Cl2 ब्लीचिंग पाउडर, ये भी यूज कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, मेरे बोलने का मतलब है कि क्लोरीन होना चाहिए उसमें, है ना। गेटिंग इट? अच्छा, ब्लीचिंग ऑफ पेपर होती क्या है एक्चुअल में? जो आपका पेपर बनता है आपका पेड़ से, पेड़ क्या होता है, कलर्ड होता है ना, उसका पल्प जो देखो आप पेड़ काट के ब्राउन सा होता है ना। अब उसको कलरस करना है हमने, तो वो क्या करेंगे हम, ब्लीच कर देंगे उसको, तो कलर बहुत सारा चला जाएगा और वाइट वाइट वो पल्प बच जाएगा, उसी पेपर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ग्लोबल डिमिंग? ग्लोबल डिमिंग क्या चीज है? ग्लोबल डिमिंग, यस। ग्लोबल डिमिंग, पहले ऑप्शन है फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स, रेज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पार्टिकुलेट्स, या फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलेट्स। ये पीछे वाले तो सेम ही है, आप मुझे बताओ। फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसमें, रेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, रेज ऑफ टेम्परेचर है, फॉल ऑफ टेम्परेचर है, तो गैस ही मार दो। रेज ऑफ टेम्परेचर नहीं, हाँ, यस, फॉल ऑफ, फॉल ऑफ टेम्परेचर, है ना। ग्लोबल डिमिंग एक्चुअल में होता क्या है प्रोसेस ये, आपका जो जैसे यहाँ से ना हम क्या करते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, है ना, ठीक है, गाड़ियां चला रहे हैं हम, फैक्ट्री चल रही हैं आपकी, है ना, तो उससे क्या होगा, धुआं प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कार्बन के सूट्स या सल्फर के सूट्स, सूट्स पता है ना आपको, पार्टिकुलेट्स, है ना, इधर ध्यान दो सभी। जब धुआं उड़ता है आपका, है ना, जो नीचे आपको जो भी काम का चला हुआ है, फैक्ट्रीज, जो भी इंजन का धुआं, है ना, ठीक है, उससे पार्टिकुलेट्स मैटर उड़ते हैं, ब्लैक ब्लैक से वो कार्बन, ठीक है, वो जाते हैं बादलों में, गेटिंग इट, और वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बादलों में, या फिर वो एक लेयर बन जाती है उनकी। यहाँ पे भी देखना, गर्मियों में नहीं, सर्दियों में देखना है आप, चंडीगढ़ में या दिल्ली वाली साइड, तो क्या होगा, वो पार्टिकुलेट्स जो है वो एक लेयर बना देते हैं ना, ब्लैक ब्लैक सी, ठीक है, और उससे क्या होगा, जो सन का जो आपका सन जो रेज आ रही होंगी उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, वो क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा वो, है ना, मतलब अर्थ का अल्बीडो बढ़ा देगा, अल्बीडो ऑफ अर्थ इंक्रीज्ड। अल्बीडो पता है, अल्बीडो इफेक्ट पता है? नहीं पता? अल्बीडो इफेक्ट इज द, मैं यहाँ पे जैसे सन का रेज आ रही हैं अर्थ पे, तो अर्थ में जो भी व्हाइट व्हाइट चीजें होंगी, जैसे एक बादल व्हाइट होते हैं, और फिर उसका उसके बाद जो आपके पोलर रीजन में बर्फ पड़ी पूरी की पूरी व्हाइट है वो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो अर्थ के ऊपर पड़ेगी ना सनरेज, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, से वैसे ही वो नहीं छुएंगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अल्बीडो होता है अर्थ का, तो अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहता है, लाइक, है ना, जैसे अर्थ को पूरी वाइट कर दूं तो टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा, क्योंकि एल्बिडो इतना है उस चीज का। इसलिए हम, आपने पता है ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट पता है ना, गर्मियों में हम इसलिए व्हाइट शर्ट्स या ऐसे डालते हैं, है ना, तो वो चीज है आपका, तो ये चीज है। आ, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, आपके पार्टिकुलेट्स जो है या सल्फर सूट या कार्बन सूट आपके ऊपर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उससे सन आती है और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, तो जो नीचे का टेम्परेचर है वो गिर जाता है ना, गिर जा रहा है, गेटिंग इट, और ये अब नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हमें कि अर्थ का टेम्परेचर गिर जा रहा है। अब देखो, मान लो ये अर्थ है, ये बाहर एक लेयर बना के रखी है इसने, ठीक है, और सन रेज आ रही हैं और वापिस चली जा रही हैं, तो भाई अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलेगी,
अरे मुझे ये बताओ, है ना, एनर्जी तो नहीं मिलेगी, कम हो जाएगी एनर्जी। अब एनर्जी कम हुई अर्थ की तो क्या होगा, आपका विंड पैटर्न जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मतलब डिस्टर्ब हो जाएगी वो, जहां पे एक्चुअल में बारिश होनी चाहिए वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई इवेपोरेशन ही नहीं हो रही है ना, सरफेस तक वो एनर्जी पहुंच नहीं रही है, वाटर इवेपोरेट ही नहीं हो पा रहा है, तो बारिश भी नहीं हो रही है ना। फिर हवा नहीं चल रही है भाई, क्योंकि वो लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर का सिस्टम बन नहीं रहा। गेटिंग इट, तो उसको बोलते हैं ग्लोबल डिमिंग, कॉन्सेप्ट नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, आइसोबार ऑफ एन एलिमेंट हैव अ सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन का देख लो। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, और इसका एटॉमिक मास कैल्शियम आर्गन कुछ ऐसे होता है यार, कार्बन में नहीं, और भी 14 14 है ना, कुछ ऐसा। कैल्शियम और आर्गन का तो हो गया 40, 40 का हो गया अपना 40, और इसका नंबर 20, और इसका 18। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल है आपकी आइसो बार्स की। और आइसोटोप्स, हाँ, ये जो है वो सेम नंबर होंगे कि डिफरेंट? आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम, सेम, और मास नंबर डिफरेंट, है ना। गेट इट। अच्छा, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज, बताओ, मिथेनॉल इज टॉक्सिक बिकॉज मिथेनॉल coagulates the protoplasm. Methanol get oxidized to methanol in liver, which coagulates the protoplasm. Methanol get oxidized to acetic acid in liver, which coagulates the protoplasm. या फिर methanol gets oxidized to carbon monoxide in liver, which coagulates the protoplasm. So ये देखो, ये और ये तो सेम ही है, डिफरेंस किसमें आ रहा है? मिथेनॉल इसमें दिया एसिटिक एसिड, इसमें दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, और पहले में दिया है, पहले में कुछ नहीं दिया, पहले में प्रोटोप्लाज्म सीधा ही कोगुलेट कर दिया। क्या होगा? आपने बूच ट्रेजेडी या बूच ट्रेजेडी सुना है इसके बारे में? हाँ, देखो, जैसे पंजाब में आपको पता है नकली शराब बिकती है ना, वो एक्चुअल में कौन सी शराब होती है? उसमें क्या होता है? वो होती है मिथेनॉल, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज की जाती है, और लोग क्या करते हैं, उसको चुरा लेते हैं और ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं ना। अब होता क्या है, उसका कलर टेक्सचर ये सब ऐसे लगती है कि शराब ही है भाई ये, है ना, इथेनॉल ही है ये। ठीक है, बट होती क्या है वो, होती है मिथेनॉल। ठीक है, अब मिथेनॉल जब से हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अब देखो, शराब पीने से क्या होता है, लिवर खराब होता है, क्योंकि लिवर को एट द एंड वो डिसइंटीग्रेट या पचानी होती है ना, तोड़नी होती है वो उसका मॉलिक्यूल अल्कोहल का। ठीक है, अब जैसे मिथेनॉल जाता है लीवर में, तो लीवर जो है वो मिथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। किसमें? और फॉर्मल्डिहाइड जो है वो लीवर में फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका, शराब जो पच गई आपकी मिथेनॉल, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डाइजेस्ट करती है ये, डाइजेस्ट इन लीवर, लीवर डाइजेस्ट करता है इसको। ठीक है, उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड बन गया आपका बॉडी में। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या करेगा, कोगुलेट्स द प्रोटीन्स, कोगुलेट्स द प्रोटोप्लाज्म, किसको बोलते हैं? प्रोटीन्स का ही वो है चीज है, ठीक है ये, हाँ, उसी का ही नेम है ये। तो कोगुलेट्स द प्रोटीन, आपकी बॉडी में देखो ना, फॉर्मल्डिहाइड बना,
और वो पूरे ब्लड वो जाएगा पूरे उसमें बॉडी में। अब जहां भी ब्लड जाएगा वहां क्या कर देगा ये, कोगुलेट द प्रोटीन। अब मान लो सेल तक गया ये, है ना, सेल तक ही जाता है ना ब्लड हमारा, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, साथ में आपका फॉर्मल्डिहाइड भी गया, और उसने जो सेल में प्रोटीन है ना उसको कैसे कर दिया, कोगुलेट कर दिया। कोगुलेट का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन। आपने देखा है अंडा, अंडा पहले ट्रांसपेरेंट होता है ना, जैसे हम थोड़ा सा हीट करते हैं क्या करता है, कोगुलेट कर देता है वो, उसकी कोगुलेशन हो जाती है, मतलब उसकी डीनेचुरेशन हो जाती है किसकी, प्रोटीन की, जो व्हाइट व्हाइट बन जाता है वो ट्रांसपेरेंट से, उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो वैसे ही केस हमारे सेल में भी होता है, प्रोटीन इज अ ट्रांसपेरेंट थिंग, बट जैसे ही सेल में वो पहुंचेगा तो वो बिल्कुल सेल को डेड ही कर देगा वो, गेटिंग इट। अब सेल डेड हो गए तो भाई बंदा ही गया। आपकी कई तभी देखने को मिलता है ना आपको कि जैसे जैसे वो मिथेनॉल कंज्यूम करते हैं, किसी की आंख ही बिल्कुल व्हाइट हो जाती है वो पूरी की पूरी, तो क्या हो गया, वो प्रोटीन कोगुलेट हो गया वो, है ना, अंधा हो गया, बहरा हो गया, मतलब बहुत खतरनाक कंसिक्वेंसेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। ठीक है, तो ये चीज थी आपकी। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स आल लुइस एसिड। इसका, हाँ इसका ये है, ये मिथेनल, यस। एस्टिक एसिड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, ये वाला है मिथेनल, यही फॉर्मल्डिहाइड होता है, ठीक है, गेटिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट चलो आप, उसके बाद क्या था, हाँ ऑल लुइस एसिड, ऑल लुइस एसिड बताओ मेरे को कौन से, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं, एक्सेप्ट या डोनेट करते हैं, है ना, उनको बोलते हैं क्या, लुइस एसिड। अच्छा, ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पता है, ब्रोंस्टेड है ना वो, वही देते हैं ना आपका एसिड बेस, ब्रोंस्टेड भी होता है, ब्रोंस्टेड, उसमें वो अगर प्रोटॉन दे तो एसिड होता है, प्रोटीन प्रोटॉन रिड्यूस करे तो बेस होता है ना, ब्रोंस्टेड में, ठीक है। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, दिस वन, AlCl3, CO3 पॉजिटिव और Bf3, ठीक है, गेटिंग इट। क्योंकि ये आपका इसमें देखो, इसमें जो है वो आपका, और इसमें कोबाल्ट में, कोबाल्ट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, इसलिए 3 पॉजिटिव चार्ज दिया है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, Bf3, तो ये सेम ही है ना, ठीक है, ये इसका आंसर है सही। उसके बाद नेक्स्ट देखो, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट इज नॉट यूज्ड एज अ, पोटेशियम नाइट्रेट बताओ, कि NO3 किस में यूज हो सकता है, किस में नहीं यूज होएगा, फर्टिलाइजर में पोटेशियम नाइट्रेट यूज होगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम भी है नाइट्रोजन भी है, वही तो प्लांट की ग्रोथ करता है ना। मेडिसिन में हो सकता है, गन पाउडर में तो ये मेन कंपोनेंट होता है पोटेशियम नाइट्रेट, मेन कंपोनेंट होता है ना, तो हमेशा याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो गन पाउडर में होता है, ठीक है। मीट प्रिजर्वेटिव, ये ऑप्शन गलत है आपकी, ठीक है, आ गया समझ। चलिए जी, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या एटॉमिक न्यूक्लियस, एक बार फिर से कर लो श्योरिटी। हाँ बताओ, न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, है ना, एटॉमिक न्यूक्लियस दिया था ना इसने, गोल्ड फॉयल बॉम्बार्डमेंट कराई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए,
ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ आर पार हो गए, है ना, कुछ इधर उधर हो गए, बिखर गए, तो वो चीज है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज ए कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है इसमें? कंपाउंड, कैल्शियम, CaCO3। बाकी क्या है आपका, ये क्या है? ये आपके एलिमेंट्स है। और सिलिकॉन क्या है इसमें? मेटलॉइड्स। और टिन, मेटल। शुगर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, शुगर सॉल्यूशन क्या है आपका, कंपाउंड या मिक्सचर? मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर क्या होते हैं आपके? हाँ, इसमें आपका फिक्स्ड रेशियो थोड़ा ना होती है, नहीं होती, है ना। आप पानी में चीनी जितनी मर्जी डाल दो, कहलाएगा तो वो शुगर सोल्यूशन ही है ना, चाहे 10 ग्राम डालो, चाहे 20 ग्राम, चाहे 100 ग्राम, है तो शुगर सोल्यूशन ही है। बट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ एक कार्बन या एक ऑक्सीजन डाल दिया एक्स्ट्रा तो कुछ और ही बन जाएगा वो। गेटिंग इट? तो इसलिए कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड में जो बेसिक चीज देखने को मिलती है वो फिक्स्ड रेशो, इसमें नॉन फिक्स्ड इसमें नहीं होता है ना, इसमें होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्टेन नंबर ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ऑक्टेन नंबर क्या होते हैं आपके? नहीं पता? ऑक्टेन नंबर होता है आपका, जैसे आपका वो, हाँ हाँ, इसमें क्या होता है आपका, बताता हूँ आपको। इसमें होता है, देखा जाता है कि जैसे कोई आपका फ्यूल है, ठीक है, तो फ्यूल में जो है वो एक ऑक्टेन नंबर का कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बताया ना, सीटेन, है ना। सीट, क्या हो रहा है भाई? सीटेन, है ना, ठीक है, डीजल का वो चीज है, ठीक है। तो ऑक्टेन में क्या चीज है आपका? हम देखते हैं नॉकिंग, नॉकिंग ऑफ इंजन, है ना, ठीक है। तो जिसका जितना क्या होगा, एक मिनट होल्ड फॉर अ सेकंड। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे आपका जैसे ऑप्शन देख लो यहाँ पे, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। ये आपका लोवेस्ट ऑक्टेन नंबर है, ये हाईएस्ट ब्यूटेन का, है ना, ठीक है। तो द ऑक्टेन नंबर रेटिंग वाज डेवलप्ड बाय केमिस्ट रसल मार्कर, ठीक है, 1920 में, 1920s में। इसमें इसका जो ऑक्टेन नंबर का जो कॉन्सेप्ट था, इधर देखो सभी, फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द नॉकिंग एंड पिंगिंग, ठीक है। During the combustion caused by air fuel mixture detonating prematurely in the engine. Getting it? अब मेरे को, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। आप आपने देखा है जैसे कुछ कुछ फ्यूल होते हैं आपके जैसे, वो क्या करते हैं, जैसे मैं डालूंगा ना उनको, तो ना वो ऐसे खड़खड़ खड़खड़ की आवाज देते हैं इंजन में। मतलब इंजन की एक क्लियर वॉइस नहीं होती, एक स्मूथ साउंड नहीं होती, ठीक है। तो वो किस लिए होती है, क्यों होती है वो? आपने कभी होंडा की बाइक चलाई है? या कई बार यार जैसे टन 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 ऐसे लगता है कि इंजन ही मतलब कुछ गड़बड़ है, इसमें हिल गया कुछ, है ना। तो वो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है ना, यहाँ पे, यहाँ से मैं फ्यूल दे रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको ऑक्सीजन दे रहा हूँ ना, ठीक है, या डीजल पेट्रोल जो भी है। तो क्या क्या हुआ जा रहा है वो ना, मतलब उसको जो है वो जब फ्यूल जल रहा है ना, तो वो कुछ पहले ही जल जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपने फ्यूल डाला, ऑक्सीजन डाली, इग्नाइट किया, एकदम से पटाखा हुआ उसका, है ना, बॉम्ब फटा जैसे। बट इसमें क्या होगा, तो थोड़ा सा ना, मतलब पहले ही वो जलना शुरू हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका वो साउंड देगा फिर, वो ऐसी पिंगिंग सी साउंड देगा वो, ठीक है। गेटिंग इट? मतलब जैसे ही मैंने
आग मतलब जैसे ही वो मिक्स किया, आग लगाई, तो पहले वो क्या करेगा, थोड़ी आग जलेगी, फिर उसके बाद ज्यादा, फिर उसके बाद ज्यादा, ऐसे एकदम से पटाखा नहीं होगा उसका। तो उसकी वजह से एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है ऑक्टेन नंबर इसी की वजह से, और इसी की वजह से आपका साउंड करता है इंजन। ठीक है, तो ऑक्टेन नंबर उसमें काम आता है आपका, जिसका जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर, मतलब ब्यूटेन का सबसे ज्यादा ऑक्टेन नंबर है, ठीक है, तो वो बेस्ट है वो चीज। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन एज ए हेक्सेन, ठीक है, ये वाला था आपका ऑप्शन इसमें। देखा हुआ है। गेटिंग इट, बोल रहा है यार और बच्चे। अच्छा, नेक्स्ट, द सरफेस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंस्ट्रक्शन इज covered with a straight straw या gunny bags by wetting. This is done due to, छोड़ो पर यार क्वेश्चन आपको ना पता नहीं शायद वो, ये देखो, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, ये पिलर्स है आपके, आप उन पे बोरियां क्यों रख देते हो वो गीली सी, देखिए ना, नई नई कंस्ट्रक्शन होती है, जो बीम्स या पिलर्स आप उठाते हो घर में जैसे बने होंगे, तो कवर कर देते हैं उसको, टूटे ना, नहीं, हाँ, प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन until the hydration has proceeded well, है ना, मतलब ऐसा होगा ना, जैसे सीमेंट को या जिप्सम बनने में वो है ना, सेटिंग डाउन होने में टाइम लगता है उसको, गेटिंग इट, तो उसके लिए उसको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होता है ना, ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए। ऐसा नहीं कि एक जगह से बाहर बाहर से वो क्या हो गया, पक गया, जम गया, और अंदर से अभी भी क्या है, वो सीमेंट ही है, अगर पानी ना मिले उसको, उस पिलर को, तो ऐसे ही देखने को मिलेगा ना। आपने देखोगे ना कि कुछ ऐसे ही होती है, बिल्कुल ही हल्के से ऐसे लात मारो तो वो टूट जाती है पौड़ियां या सीढ़ियां, है ना, उसमें क्या होता है आपका इक्वली, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाटर मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते सीमेंट के साथ, जब वो नहीं हो गए इक्वली, तो जैसे बीच का हिस्सा सोचो ऐसे रह गया जैसे डाला था, तो क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा वो, है ना, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो है, लाइक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है वो, उसका हार्डनेस, है ना, तो बीच में वो सॉफ्टनेस शो करेगा, इसीलिए ऊपर गीली बोरियां करते हैं हम, बार बार करनी पड़ती है ना, पाइप से पानी देते हैं हम, ठीक है, तो इसीलिए वो गीली बोली बोरी करो और ऊपर ढक दो उसको, तो इवेपोरेशन नहीं होगी वाटर की, और उसको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, सेटल होने के लिए। गेटिंग इट, हाँ, नेक्स्ट देखो आप, विनेगर इज अ 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, या कार्बोनिक एसिड, या एथेनॉल, या प्रोपेनिक एसिड, बताओ मेरे को। यस, है ना, विनेगर क्या होता है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, ठीक है, उसको विनेगर बोल देते हैं हम। विनेगर कहाँ काम आता है ना, हमारे खाने के पर्पसेस में, इंडस्ट्रीज में डिसइंफेक्टेंट भी होता है ना, एसिटिक एसिड या विनेगर। गेटिंग इट, डन।